अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है आइज़ोथर्मल प्रोसेस। आइज़ोथर्मल प्रोसेस से क्या मुराद है कि पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है कि आइज़ोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे हम आइज़ोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको डिफ़ाइन करने के बाद फिर हमने अगली जो हेडिंग देनी यहाँ पे वह कंडीशन फॉर बॉयल्स लॉ, कि आपने बताना है कि आइज़ो का मतलब होता है सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर, कि ऐसा प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहता है। तो आपने बताना है कि बॉयल्स लॉ की कंडीशन आइज़ोथर्मल प्रोसेस है, यानी बॉयल्स लॉ सिर्फ उन्हीं प्रोसेस के लिए होल्ड करेगा जो आइज़ोथर्मल होते हैं, जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा करूँ तो आप देखें जो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ़र्ज़ किया इनिशियल प्रेशर P1 था, उसके कोरिस्पोंडिंग वॉल्यूम V1 है। प्रेशर कम होते होते P2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया V2। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि लेट इनिशियल प्रेशर इज़ P1 एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ V1, और फाइनल प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या है P2 और वॉल्यूम क्या है V2। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पे P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो दूसरी हेडिंग में बस आपने ये बताना है कि बॉयल्स लॉ होल्ड कब करता है, जब प्रोसेस आइज़ोथर्मल हो। फिर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइज़ोथर्मल प्रोसेस हेडिंग दे के बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है हमारे पास क्या है, Q इक्वल डेल्टा U प्लस वर्क। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस फिर कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। और जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो फिर उसमें चेंज क्या हो जाएगी, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम सिर्फ Q डायरेक्ट इक्वल टू क्या लिख देंगे, वर्क डन के डेल्टा U वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइज़ोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, Q इज इक्वल टू W। ये MCQ में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमें बता रही है कि आइज़ोथर्मल प्रोसेस में अगर आप हीट सप्लाई करते हैं ना, तो गैस जब एक्सपैंड करेगी तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, वर्क डन में, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो फिर वर्क डन हम करेंगे और उसके नतीजे में हीट निकलेगी, यानी वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक्सपेंशन के लिए ऐसे ही बता देना जिस तरह आपकी बुक में बताया हुआ है। फिर अगली बात आप ये बता देना आइज़ोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, स्लो नेचर के होते हैं वो, यानी कोई भी अगर गैस को स्लोली एक्सपैंड या कंप्रेस करेंगे तो फिर आइज़ोथर्मल प्रोसेस होगा, वरना नहीं। एंड पे आपने बता देना आइज़ोथर्मल प्रोसेस में आइज़ोथर्म के बारे में। आइज़ोथर्म ग्राफ का नाम है जो बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम हम ड्रा करते हैं, जो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आइज़ोथर्म। अब फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस करना है। आइज़ोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना हीट एंटर होती है ना लीव करती सिस्टम को, यानी Q ज़ीरो होता है। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम लिखते हैं तो हम Q को ज़ीरो पुट कर देंगे, डेल्टा U इस तरफ आकर के हो जाएगा माइनस, यानी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसका क्या मतलब है कि अगर हम गैस को एक्सपैंड करते हैं एडियाबैटिकली तो सिस्टम वर्क डन करेगा। ठीक है, और इस दौरान इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या करेगी, डिक्रीज़। अगर हीट दिए बगैर हम गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम उसे एडियाबैटिकली एक्सपैंड करें। तो हीट दिए बगैर अगर गैस एक्सपैंड करी, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक्सपैंड कर रही है, यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, और इस दौरान टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। ठीक है, और अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली, फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी में, और इस दौरान टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जबकि आइज़ोथर्मल कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो तो ना टेम्परेचर बढ़ता है ना कम होता है, वो सेम रहता है। फिर आपने बता देना कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, रैपिड। ये बताने के बाद फिर आपने एग्जांपल 3 बता देनी है। आइज़ोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस की पहली एग्जांपल है क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर। वो एडियाबैटिक प्रोसेस है क्योंकि वहाँ पे हीट दिए बगैर हम क्या करते हैं, पानी को कंप्रेस करके क्लाउड्स की फॉर्म में आते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरह रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ब्रस्ट टायर, जब टायर फटता है हवा अचानक जब बाहर निकलती है ड्यू टू एक्सपेंशन, तो वो भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस तरह रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ एयर, कंप्रेशन ऑफ एयर। ठीक है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर एज साउंड वेव्स पास, जब साउंड वेव्स गुजरती हैं एयर में से तो एयर के मॉलिक्यूल्स की रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो होती है
तो ये भी कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर आपने बॉयल्स लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में बता देना कि यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होगा, बल्कि पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। हमने चैप्टर नंबर 8 में भी ये पढ़ा था। और गैमा बेसिकली यहाँ पे क्या रेशियो है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हम जो हीट देते हैं उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा इसी बारे में है। फिर एडियाबैट के बारे में बताने, एडियाबैटिक ग्राफ होता है जो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। एडियाबैट और आइसोथर्म में फ़र्क ये है कि एडियाबैट की स्लोप ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा प्रेशर हम डिक्रीज़ करते हैं, फिर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे हीट तो हम दे नहीं रहे। जबकि आइसोथर्म जो होती है उसमें प्रेशर हम कम डिक्रीज़ करके वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम हीट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। फिर मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है, जो इसमें आपको कहा गया कि गैस का टेम्परेचर 27 सेल्सियस है, केल्विन में क्या होगा 300 केल्विन। आपने मीन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में ये फॉर्मूला पढ़ा था, T = 2/3K इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 3KT/2। के यहाँ में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी। टेम्परेचर 300 है, इसको आप सोल्व करें 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जोल के आ जाएगी हमारे पास मीन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कहा गया अपने मीन वेलोसिटी निकालनी है ऑक्सीजन की एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए भी हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में जो टेम्परेचर का फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको यूज़ किया है। 2 से घट जाएगा तो V² बराबर आ जाएगा 3KT/m। अब इसमें हमने 3K हमारे पास है टेम्परेचर है, लेकिन मैस नहीं है। ये एक मॉलिक्यूल का मैस है ऑक्सीजन के। ये कैसे आएगा, मोलर मैस को एवोगैड्रो नंबर पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आंसर आएगा, लेकिन ये ग्राम में है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड करूँगा तो ये -26 हो जाएगा, 10⁻⁻26 kg। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ये वैल्यूज हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने जब वैल्यूज पुट कर दी के की, टेम्परेचर की और मैस की, तो कैलकुलेशन करके हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आती है, 461 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे आप पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम हो पूछना। अल्लाह हाफिज़।